अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। हाजिर हूँ मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 48, 49 एंड 50 के साथ। आज हम ये 3 पेजेस को बेटा स्टडी करेंगे। इन 3 पेजेस में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सेल फ्रैक्शनेशन है। सेल फ्रैक्शनेशन के एक वो मेथोडोलॉजी जिससे हम सेल के ऑर्गेनेल्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जनाब चैप्टर नंबर 4 नेम दी सेल, पार्ट नंबर 4 है जी, इसका लेक्चर नंबर 4 है और इसमें मैं डिस्कस करने लगा हूं पेज नंबर 48 टू 50 तक। पेज नंबर 48 के सबसे टॉप पर अगर आप अपनी बुक को खोलकर देखो तो उसमें सबसे पहले द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी लिखे हुए होंगे। तो इन्हें जरा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इस पर हमारा पार्ट नंबर 1 जो था वो बेस था। तो जनाब पॉइंट 1 है कि all organisms are composed of one or more cells। तमाम organisms are made up of one or more cells। तो ये तो बच्चों वाला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, all cells arise from pre-existing cells। बताया रोडोल्फ विर्को ने। omnis cellulae cellula, याद आया कि वो उसके मुताबिक था कि जो नए सेल्स हैं वो हमेशा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। पॉइंट नंबर 3 है जी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। तमाम ऑर्गेनिजम्स में अगर देखो, मैं घर की मिसाल देता हूं। अगर मेरा घर एक बॉडी है तो मेरे घर का यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ईंट है। तो इसी तरह अगर मेरी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है और हमारी बॉडी के तो फंक्शंस भी हैं बेटा। तो मेरे जितने लाइफ फंक्शंस हैं, इफ आई कैन मूव, इफ आई कैन रिप्रोड्यूस, इफ आई एम सेंसिटिव, ऑल इज ड्यू टू सेल्स। तो मेरी बॉडी के तमाम फंक्शंस का जो यूनिट है वो भी सेल है। तो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स है। तो इस तरह सेलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी हमारे फिनिश हुए और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल एज अ यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसको हम डिस्कस करेंगे कि वाकई सेल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर भी है और सेल यूनिट ऑफ फंक्शन भी है। A cell is a unit of structure and function in all living organisms। अब हम इसके बारे में बात करने लगे with examples। तो जनाब इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स एंड मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। अच्छा, अब मेरे मुंह से निकल गया मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। तो आप याद रखो कि ठीक है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर और हमारी बॉडी का फंक्शन जो है उसका यूनिट सेल है, लेकिन रिमेंबर दैट आवर बॉडी हैव मेनी फंक्शंस and our body have different structures also। different structures से मुराद different organs, different organ systems। तो एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में अगर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो उन तमाम सेल्स पर लेबर की डिवीजन हुई हुई है, काम को डिवाइड किया गया है। तमाम डिफरेंट सेल्स पर काम को डिवाइड किया गया है, यानी एक सेल पर तमाम फंक्शंस नहीं लाद दिए गए। डिफरेंट फंक्शंस फॉर डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं। दूसरे लफ्जों में जो काम मसल सेल का है वो नर्व सेल नहीं करेगा, जो काम नर्व सेल का है वो स्किन सेल नहीं करेगा। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अमंग दी सेल्स। डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। तो अगर मेरी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं तो डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। बेटा अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, मेरा जो फंक्शन है वो असल में तमाम सेल्स के फंक्शंस का सम है। इट इज द सम ऑफ द एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शंस ऑफ डिफरेंट सेल्स। मेरे डिफरेंट सेल्स की एक्टिविटीज और उनके आपस में इंटरेक्शंस
का नतीजा है मेरा फंक्शन। मेरा फंक्शन मेरे अंदर मौजूद डिफरेंट सेल्स की एक्टिविटीज और इंटरैक्शंस का नतीजा है। और तो और सेल के अगर मैं अंदर चला जाऊं तो सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल उसके ऑर्गेनेल्स और उसके जो केमिकल्स हैं, उनकी एक्टिविटीज और उनके इंटरैक्शंस का भी नतीजा है मेरी बॉडी का मुकम्मल फंक्शन। तो मेरी बॉडी का फंक्शन डिपेंड करता है मेरे डिफरेंट सेल्स की एक्टिविटीज, मेरे डिफरेंट सेल्स के इंटरैक्शंस और मेरे सेल्स के अंदर के कंपोनेंट्स पर। ठीक, तो अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स बताने लगा हूं। इन एनिमल्स में, एनिमल्स के अंदर, जानवरों में नंबर 1 मसल सेल्स हैं। इनका फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर बॉडी में मूवमेंट्स कराना है, बॉडी में मूवमेंट्स कराना है। अब मसल सेल्स का जो काम है ये इन्हीं का है, तो लिहाजा मूवमेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो काम था वो मसल सेल्स को दे दिया गया। नर्व सेल्स को क्या काम दिया गया भाई? ट्रांसमिट ऑफ इंपल्सेस करनी है सिर्फ। ग्लैंड सेल्स को क्या काम दिया गया जी? ग्लैंड सेल्स ने सेक्रीशन ऑफ केमिकल्स करनी है। और रेड ब्लड सेल्स को क्या फंक्शन दिया गया कि दे हैव टू कैरी ऑक्सीजन विद इन आवर बॉडी। तो पता लगा डिफरेंट सेल्स हैव डिवीजन ऑफ लेबर इन देम, डिफरेंट काम सौंपे गए हैं इन डिफरेंट सेल्स को, मुख्तलिफ काम सौंपे गए हैं। और इसी तरह एग्जाम्पल है कि जी सम स्टमक सेल्स सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस, वो गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट करते हैं। लो बच्चों, अब प्लांट्स की एग्जाम्पल दे देते हैं। तो सिमिलरली इन प्लांट्स जाइलम सेल्स कंडक्ट वाटर। जाइलम सेल्स की ड्यूटी है कि उन्होंने वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट कराना है, वो भी रूट्स से शुरू होना है और एरियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर तक जाना है, एरियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर तक जाना है। दैट इज फ्रॉम सॉइल टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये ड्यूटी किसकी है जी? सिर्फ और सिर्फ जाइलम की। फ्लोएम सेल्स की ड्यूटी वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट नहीं, बल्कि फ्लोएम सेल्स की ड्यूटी ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है, फूड को पहुंचाना फ्रॉम लीव्स टुवर्ड्स ऑल दोज ऑर्गन्स एंड सेल्स व्हिच आर डेफिसिट इन फूड। तो फ्लोएम सेल्स का काम फूड पहुंचाना है। इसी तरह स्क्लेरेनकाइमेटस और कॉलनकाइमेटस सेल्स का काम प्लांट्स को सपोर्ट देना है, जबकि पैरेनकाइमेटस सेल्स का काम है सरप्लस फूड को स्टोर कर लेना, सरप्लस फूड को स्टोर कर लेना। एंड दीज सेल्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस समटाइम्स। और पैरेनकाइमा सेल्स का किसी वक्त ये भी ड्यूटी लग जाती है कि वो फूड को प्रिपेयर भी करें, फूड को प्रिपेयर भी करें। अब बेटा, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। इन तमाम एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स, nerve cells, gland cells, red blood cells, and all these cells have division of labor. And animal का जो function है, that function is due to the different functions of the different cells inside their body. इसी तरह अगर किसी प्लांट का मजमूई अगर कोई फंक्शन है तो वो फंक्शन उसके अंदर मौजूद जाइलम सेल्स, फ्लोएम सेल्स, स्क्लेरेनकाइमा, कॉलनकाइमेटस और उसके अंदर मौजूद डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेल्स के फंक्शंस को जोड़ दें तो वो प्लांट का फंक्शन बन जाता है। नाउ बेटा, तो एज दीज सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, so they have great variation in shape and size. Remember that different cells are very much different in shape and in size, with each other. Done. लेकिन बेटा डिस्पाइट कहते हैं बावजूद इसके कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डाइवर्सिटी है, द प्लांट सेल्स एज वेल एज एनिमल सेल्स हैव कॉमन प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इनके सेल्स की मैं स्टडी करूं तो प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब दोनों में न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स,
और सिमिलर केमिकल्स होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी फिजिकल और फंक्शनल डाइवर्सिटी इनमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब मेरा बच्चा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, स्ट्रक्चर ऑफ द जनरलाइज्ड सेल। ये टॉपिक है जी, इसके अंदर सेल फ्रैक्शनेशन, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सेल फ्रैक्शनेशन की डेफिनेशन याद करनी आप लोगों ने, ये 2 मार्क्स की बोर्ड में आती होती है, ठीक है बेटा। तो बुक में स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड सेल के जेरे असर फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल कैन बी स्टडीड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेल का जो स्ट्रक्चर है हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी पढ़ सकते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो हमें एनेबल करती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम सेल के वेरियस कंपोनेंट्स को अलहदा कर सकें। सेल के वेरियस कंपोनेंट्स जिनमें ऑर्गेनेल्स भी आते हैं, हम सेल के ऑर्गेनेल्स को अलहदा कर सकते हैं जनाब, सेल के अंदर से ऑर्गेनेल्स को निकाल सकते हैं, including its organelles by the process of cell fractionation। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, व्हाट इज सेल फ्रैक्शनेशन? तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सेल फ्रैक्शनेशन is the technique or it is the modern technology which enables us to isolate the various cell components including what? Cell organelles done। so cell fractionation वो process है जिसके जरिए हम ऑर्गेनेल्स को अलहदा कर सकते हैं, और जब वो अलहदा हो जाते हैं तो वी कैन स्टडी द स्ट्रक्चर and functions of the organelles in detail। we can study the structure and function of the organelles in detail। ले जनाब, सेल फ्रैक्शनेशन है क्या? तो सेल फ्रैक्शनेशन के लिए हमें अब थोड़ी सी बेटा फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। मैंने देखा कि ग्राउंड में एक लड़का खड़ा हुआ और लड़का खड़ा होकर जनाब, ये लड़का खड़ा होकर, तो एक मिनट जरा मैं एक एनोटेशन सिलेक्ट कर लूं। लो बच्चों, मैंने देखा कि ये लड़का खड़ा होकर एक स्ट्रिंग से, एक धागे से एक बॉल को बांध कर उसको घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है। मैंने इस लड़के को जाकर मना किया, मैंने कहा मत इसको तेज तेज घुमाओ, मैं तुम्हारी इस डायरेक्शन में बैठा हुआ हूं, तो ये बॉल अगर तुम्हारे हाथ से ये स्ट्रिंग छूट गई ना तो ये बॉल आकर सीधा मुझे लगेगा। और कहने लगा अंकल आप तो चुप करके बैठे, मैंने बॉल को पकड़ा हुआ है, ये आपकी तरफ नहीं आता, ये देखें ये सर्कुलर मोशन में घूम ही जा रहा है। और मैंने उसको बोला, मैं क्या बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम बॉल की स्ट्रिंग को पकड़कर जब इसको घुमाते हो, जब तुम इसको घुमाते हो तो एक फोर्स है सेंट्रिपिटल फोर्स, तुम उस धागे के जरिए तुम उस बॉल पर जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स है सेंट्रिपिटल फोर्स। मैंने कहा ये सेंट्रिपिटल फोर्स तुमने जब तक धागा पकड़ा हुआ है ये लगती रहेगी और इस बॉल को सर्कुलर मोशन में घुमाएगी। लेकिन मैंने कहा कि बच्चे फिजिक्स के असूलों के मुताबिक एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मुसलसल बॉल को बाहर की तरफ खींच रही है। दैट इज इट इज ऑपोजिट टू दी, इट इज ऑपोजिट टू दी सेंट्रिपिटल फोर्स, इट इज ऑपोजिट टू दी सेंट्रिपिटल फोर्स। तवज्जो है बच्चों? तो मैंने उसको समझाया, मैं क्या बेटा देख कि अंदर की जानिब तो सेंट्रिपिटल फोर्स लगा रहा है, इसी की ऑपोजिट सिम्त में है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। खुदा ना खास्ता अगर तेरे हाथ से ये छूट गई, ये स्ट्रिंग तेरी छूट गई, तो नतीजा क्या होगा बेटा? सेंट्रिपिटल फोर्स इसको तुमसे अवे करेगा और इस डायरेक्शन में आकर सीधा ये बॉल मुझे लगेगी। कहने लगा अच्छा सर, जो भी घूमती हुई चीज होती है क्या उसके ऊपर अंदर की जानिब उसको जो घुमा रहा है वो सेंट्रिपिटल फोर्स लगा रहा है, तो उसकी ऑपोजिट साइड पे सेंट्रिपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। मैं क्या बिल्कुल। लो बच्चों,
अगर अब आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में लग गया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऑपोजिट फोर्स है जो ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। डन। लो जी, अब मैं जरा आपको अगली डायग्राम दिखाऊं तो वो ये है कि बेटा ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक। ले जी, टेस्ट ट्यूब खड़ी हुई है। अब फर्ज करें कि टेस्ट ट्यूब में एक लिक्विड है और लिक्विड के अंदर डिफरेंट मास रखने वाले यानी डिफरेंट डेंसिटी वाले पार्टिकल्स हैं इस टेस्ट ट्यूब में। तो मेरे बच्चों, जो पार्टिकल्स हैवियर होंगे वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर बैठे हुए होंगे और जो उनसे थोड़े से लाइट इन वेट होंगे वो टेस्ट ट्यूब के दरमियान में मौजूद होंगे और जो बिल्कुल ही लाइट इन वेट पार्टिकल्स होंगे वो होंगे किधर, टेस्ट ट्यूब के इस फ्लूइड के ऊपर, सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे, क्योंकि उनका वजन सबसे कम होगा। उनका वजन क्या होगा बेटा, सबसे कम। तो वजनी चीज नीचे जाकर बैठ जाएगी जो ज्यादा डेंसर है, जो कम डेंसर है दरमियान में फ्लोट करेगी, जो सबसे हल्की है, जो वेरी लेस डेंस है, जो लीस्ट डेंस है, वो किधर आ जाएगी, सबसे ऊपर। तो कोई पूछे कि भाई ये पार्टिकल सारे एक जगह पर क्यों नहीं है, कहना डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से। क्या कहना बेटा, डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से। अब बच्चों, अगर मैं इस टेस्ट ट्यूब को लिटा लूं और टेस्ट ट्यूब लिटाने के बाद, अगर मैं टेस्ट ट्यूब लिटाने के बाद, एक मिनट जरा मैं एनोटेशन लें जी। आओ, एक मिनट बच्चों। चलें जी, ये देखो बच्चों, अब अगर मैंने इसको कर दिया है, यानी टेस्ट ट्यूब को लिटा दिया है, ठीक है बेटा, टेस्ट ट्यूब को मैंने लिटा दिया है। अब टेस्ट ट्यूब जब खड़ी हुई थी तो जरा मैं रिवाइज कर दूं कि मोस्ट जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर हैं, जो थोड़े से डेंस हैं वो दरमियान में हैं, जो बहुत ज्यादा डेंस हैं वो नीचे हैं। अब अगर मुझे कोई कहे कि भाई ये सबसे ऊपर जो फ्लोटिंग है ये सबसे नीचे कब आ सकते हैं कभी, मैंने उन्हें कहा बिल्कुल आ सकते हैं। कहने लगा वो कैसे। मैंने कहा भाई टेस्ट ट्यूब को हॉरिजॉन्टली लिटाओ, इसके इधर स्टॉपर लगा दो और स्टॉपर लगाने के बाद, स्टॉपर लगाने के बाद लो बच्चों, स्टॉपर लगाने के बाद मैंने कहा कि फर्ज करो कि ये एक पंखा है। अब पंखे के दरमियान वाला एरिया बेटा जहां मोटर लगी हुई है, और ये एक पर हो गया, ये दूसरा पर हो गया और ये जनाब तीसरा पर हो गया, ठीक है भाई। जब पंखा चलेगा तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी इस तरफ अंदर की जानिब। डन। और बाहर की जानिब बेटा इसको कौन सी फोर्स खींचेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बस अगर हम चाहते हैं कि यहां वाले जो पार्टिकल्स हैं जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स ये नीचे तक चले जाएं, तो फिर बेटा हमें इसको घुमाना होगा बहुत ज्यादा तेज स्पीड में। हमें इसको बहुत तेज स्पीड में घुमाना होगा। तेज तेज घुमाने से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स जो लेस डेंस हैं उनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब आप बहुत तेज घुमाओगे तो बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा एक्ट करेगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा एक्ट करेगी, जिसकी वजह से जो लेस डेंस पार्टिकल्स होंगे वो टुवर्ड्स बॉटम जाना शुरू कर देंगे, वो टुवर्ड्स बॉटम जाना शुरू कर देंगे। तवज्जो है बच्चों। तो अब जरा मैं यहां पर अब आगे चलते हैं। तो आ गया, अब आप समझ गए बेटा, हमें टेस्ट ट्यूब को जोरों शोर से घुमाना होगा। जब हम इसको घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे घुमाते जाएंगे तो इसके जो लेस डेंस पार्टिकल्स हैं वो किधर चले जाएंगे, वो बॉटम पर चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे बेटा, बॉटम पर।
ले जनाब, हमारे पास लेबोरेटरी में स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें हम टेस्ट ट्यूब्स में मौजूद मटेरियल्स को घुमाते हैं। तो वो मशीन्स होती हैं जी, ये वाली मशीन्स जिन्हें सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स या सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन्स हैं जिनके अंदर ये देखें हमने टेस्ट ट्यूब्स रखी हुई हैं। इनका ढक्कन बंद करके तो आपने बस बटन दबाना होता है, तो फिर इन टेस्ट ट्यूब्स को, ये देखें अभी तो ये हमने वर्टिकली अंदर रखी हैं, अंदर अभी हमने वर्टिकली रखी हैं। तो टेस्ट ट्यूब्स को ये देखो, टेस्ट ट्यूब को इस पोजीशन में लाकर हॉरिजॉन्टली, तो दरमियान में ये मोटर जनाब इस तरह घूमती है, ये देखिए घूमने का एरो भी बना हुआ है, इस तरीके से घूमेगी कि वो जितने मटेरियल्स होंगे ना बेटा, वो बॉटम की जानिब आना शुरू कर देंगे, जितने लाइट एंड वेट मटेरियल्स होंगे। लो जनाब, अब मैं एक दिन घर आता हूँ तो मेरी जो मिसेस हैं, आपकी जो मैम है, उन्होंने कहा कि अफजल साहब, मुझे नहीं यकीन आता कि आप ऑर्गेनेल्स को बाहर निकालने की कोई टेक्निक है भी या नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं। मैं कहा अच्छा चलो एक काम करो, ऑर्गेनेल निकाल कर अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि घर में ब्लेंडर है, कहने लगी जी है। मैंने कहा वो ब्लेंडर सामने रखो और उस ब्लेंडर के अंदर जो है, वो ब्लेंडर के अंदर कोई भी सलाद की अगर कोई आइटम्स पड़ी हुई हैं, खीरे, बंद गोभी, गाजरें वगैरह, उन्हें काट कर तो ब्लेंडर के अंदर डाल दो। उसने डाल दिया। कहने लगी इनका क्या करेंगे? मैं क्या, ये सारे लिविंग थिंग्स हैं, तो आओ फिर इन्हीं के प्लांट सेल्स के ऑर्गेनेल्स बाहर निकालते हैं। ब्लेंडर में डालने के बाद मैंने कहा भाई इसको ब्लेंड कर दो। बेटा सेल फ्रैक्शनेशन का पहला स्टेप है कि जिन सेल्स के आपने ऑर्गेनेल्स डालने हैं उनको होमोजेनाइज करें। होमोजेनाइज से मुराद उनको ग्राइंड कर दे, उनको ग्राइंड कर दें। तो जनाब मैंने ग्राइंडर निकाला, ग्राइंडर निकाल कर, तो ग्राइंडर को चूंकि ये होमोजेनाइज करता है तो ग्राइंडर का नाम मैं रख दूंगा होमोजेनाइजर। क्या नाम रख दूंगा बेटा? होमोजेनाइजर। तो इस होमोजेनाइजर के अंदर जनाब सारी सब्जियां मैंने अंदर डालकर इसको मैंने ऑन किया, तो इसने इन सारी सब्जियों को होमोजेनाइज कर दिया। क्या कर दिया बेटा? होमोजेनाइज। तो ये आपके सामने जनाब, अब ये होमोजेनाइज होने के बाद जो मटेरियल मेरे पास आएगा, उस मटेरियल को अब मैं कहूंगा ये मेरे पास होमोजेनेट है। क्या है मेरा बच्चा? होमोजेनेट। अब पुत्र होमोजेनेट को मैंने फिल्टर किया, तो आपकी मैम ने पूछा कि अब आप इसको फिल्टर क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि अल्लाह की बंदी, जब मैंने इसको होमोजेनाइज किया तो ग्राइंडर की वजह से इन सेल्स के, इन प्लांट सेल्स की सेल वॉल सारी टूट गई, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारी टूट गई, और अब जो सेलुलर डेब्री है, सेल्स के जो सेल वॉल्स और जो फालतू जो सेल मेम्ब्रेन हैं, मुझे उनको निकालना होगा ताकि मेरे पास फिल्टरेट में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाए? इनके ऑर्गेनेल्स आ जाए। जनाब मैंने फिल्टर करने के बाद इसको टेस्ट ट्यूब में भर लिया इस तरह। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर जब मैंने फिल्टरेट भर ली, तो बेटा इस टेस्ट ट्यूब में मुझे इस वाली टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि ये देखें इसके अंदर सेल्स डाले हैं, फिर हमने होमोजेनाइजेशन करने के बाद होमोजेनेट को एक टेस्ट ट्यूब में रख लिया है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर रखने के बाद बेटा मुझे इसके अंदर पीएच बफर्स डालने हैं। पीएच बफर्स क्यों डालने हैं? ताकि पीएच एसिडिक या एल्कलाइनिटी पर कहीं सेल ऑर्गेनेल्स खराब ना हो जाए, वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। बच्चों मुझे इसके अंदर कोई आइसोटोनिक सोल्यूशन भी डालनी होगी। आइसोटोनिक सोल्यूशन इसलिए डालूंगा ताकि ये ना हो कि अगर मैं पानी वगैरह मिक्स करूं तो पानी अगर हाइपोटोनिक कंडीशन हुई तो ऑर्गेनेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करके फट भी सकते हैं। तो मुझे बड़ा ख्याल रखना होगा इस होमोजेनेट का। इस होमोजेनेट का ख्याल करने के बाद मैंने इस होमोजेनेट को किसमें डाला, यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर डालकर इस होमोजेनेट को मैंने सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखकर, इसको स्टॉपर वगैरह लगाकर, जैसे ही बेटा मैंने सेंट्रीफ्यूज मशीन ऑन की, सेंट्रीफ्यूज मशीन जनाब जोरों पर घूमना शुरू हो गई।
जब जोरों पर घूमना शुरू हो गई तो जो शुरू में मैंने आपको लड़के की एक फोटोग्राफ दिखाई थी, ये तो बेटा अंदर की जानिब लग रही थी सेंट्रीपिटल फोर्स और उसके ऑपोजिट सिम्प में लग रही थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा जब मैं काफी देर तक इसको स्पिन करता रहूंगा, बेटा स्पिन कहते हैं इसको घुमाना, तो मेरे पास डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगी। डिफरेंशियल से मुराद के इन दी एंड जब मैं इस सेंट्रीफ्यूज मशीन को रोक कर जब मैं टेस्ट ट्यूब देखूंगा तो टेस्ट ट्यूब के पैंदे पर न्यूक्लियस आ चुके हुए होंगे क्योंकि वो हैवीएस्ट ऑर्गेनेल्स हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और जो है क्लोरोप्लास्ट वो दरमियान में कहीं आ गए होंगे क्योंकि उनकी डेंसिटी न्यूक्लियस से कम है, जबकि जो राइबोसोम्स होंगे वो सबसे ऊपर मौजूद होंगे क्योंकि राइबोसोम्स द लाइटेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द सेल है, लाइटेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द सेल है। तवज्जो है बच्चों? तो फिर क्या होगा कि मैं नीचे जो सेडिमेंटेशन जो हुई होगी न्यूक्लियस की उसको रिमूव करूंगा, बाकी के लिक्विड को लेकर मैं दोबारा सेंट्रीफ्यूगेशन में डाल दूंगा, इस दफा ज्यादा स्पीड और ज्यादा देर तक घुमाऊंगा। तो फिर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेडिमेंट हो जाएंगे। फिर मैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को रिमूव करके अंदर से निकालकर बाकी बची हुई मैं अगर उस जो होमोजेनेट होगी अगर मैं उसको अब सेंट्रीफ्यूगेशन करूंगा, बेटा राइबोसोम्स की सेंट्रीफ्यूगेशन उसकी सेल फ्रैक्शनेशन सबसे ज्यादा हार्ड है। राइबोसोम्स को नीचे लाने के लिए बहुत ज्यादा देर तक और बहुत ज्यादा स्पीड पर घुमाने की जरूरत होती है। जब बहुत ज्यादा देर और बहुत ज्यादा स्पीड पर घुमाया जाए तो उस तरह की सेंट्रीफ्यूगेशन को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। अब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के नतीजे में आपके पास राइबोसोम्स आते हैं। अच्छा, अब ज्यादा देर तक और ज्यादा स्पीड के हवाले से इन्होंने सेल फ्रैक्शनेशन का, सेंट्रीफ्यूगेशन का एक यूनिट बनाया हुआ है साइंटिस्ट ने, उस यूनिट को स्वेडबर्ग कहते हैं। तो स्वेडबर्ग एक यूनिट है जो स्पीड और टाइम दोनों को रिप्रेजेंट करता है। बेटा स्पीड और टाइम दोनों को रिप्रेजेंट करता है। जितनी ज्यादा स्वेडबर्ग की वैल्यू होगी उतना ज्यादा उसको कम स्पीड और कम टाइम के लिए घुमाया गया था, और जितनी कम वैल्यू होगी स्वेडबर्ग की उसको उतना ही ज्यादा और ज्यादा टाइम और ज्यादा स्पीड पर घुमाया गया होगा। तो जी हाँ, न्यूक्लियस के जो स्वेडबर्ग की वैल्यूज हैं वो 3000 4000 में आती है क्योंकि वो हैवीएस्ट पार्टिकल है, उसको थोड़ी देर के लिए थोड़ी स्पीड के लिए घुमाएं तो वो हमें हासिल हो जाते हैं। जबकि राइबोसोम्स की जो स्वेडबर्ग की वैल्यूज हैं वो हैं, आपने पढ़ी थी कि स्मॉलर सब यूनिट की 40s, लार्जर सब यूनिट की 60s, और जब दोनों को मिला दें तो 80s, यानी कि जब दोनों सब यूनिट्स जुड़े हुए हो तो हमें 80s पर हासिल होता है। दोबारा सुन लें, S जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है, और स्वेडबर्ग यूनिट जो है वो टाइम और स्पीड दोनों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी बुक की जानिब। तो बुक की जानिब हम लोग आ चुके हैं जनाब। तो देखते हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन की, वैसे तो 4 to 5 लाइंस हैं, लेकिन बेटा ये समझाने पर आपको थोड़ा सा टाइम लग चुका है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। समझ में ना आए बार बार रिवर्स करके देखें पूरी सेल्फ फ्रैक्शनेशन। वो सेंट्रीपिटल फोर्स से स्टार्ट होना आपने एंड तक आना है, 2-3 दफा देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो, या फिर मेरे अक्सर औकात जो डिस्क्रिप्शन होती है वीडियो की उसके अंदर मैं अपना नंबर दे देता हूं, आप मुझसे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। मेरे बच्चों, ड्यूरिंग सेल फ्रैक्शनेशन द टिश्यूज आर होमोजेनाइज्ड। होमोजेनाइज का दूसरा नाम डिसरप्टेड। तो जनाब स्टेप 1 होमोजेनाइजेशन। तो आपने टिश्यूज को होमोजेनाइजर में डालकर उसको होमोजेनाइज कर लिया है। होमोजेनाइजेशन का दूसरा नाम डिसरप्शन। विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, तो मैंने ग्राइंडर को चुना। एंड देन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर सेपरेटेड। उसके बाद हम वेरियस पार्ट्स, वेरियस ऑर्गेनेल्स को सेपरेट कर सकते हैं।
डेंसिटी ग्रेडियंट की बुनियाद पर, सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए। किसके जरिए? सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए। तो पता लगा कि सेकंड स्टेप है जी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जो मैं आपको समझा चुका हूं। तो बच्चों सेल फ्रैक्शनेशन की डेफिनेशन यहां से स्टार्ट हुई कि ड्यूरिंग सेल फ्रैक्शनेशन द टिश्यूज are homogenized or disrupted with special instruments, and then the various parts of the cells are separated by density gradient centrifugation. This separation is achieved by spinning. Spinning से मुराद घुमाना। किसको घुमाएंगे हम? The homogenized या disrupted cells को। किसमें? In the special medium। टेस्ट ट्यूब में हमने एक स्पेशल मीडियम तैयार किया था जिसमें हमने होमोजेनेट का बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। इन द सेंट्रीफ्यूज मशीन, और अगर आप सेंट्रीफ्यूज मशीन में मीडियम स्पीड पर काम करेंगे तो मीडियम स्पीड पर जैसे आप घुमाकर रोकेंगे तो पता लगेगा द वेरियस सेलुलर पार्ट्स सेपरेट आउट इन डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज एंड वेट। तो जो सबसे बड़े और हैवी साइज के होंगे वो मीडियम स्पीड पर घुमाने के बाद, मीडियम स्पीड और मीडियम टाइम पर घुमाने के बाद सबसे नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, उससे ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आ जाएंगे और सबसे ऊपर कौन फ्लोट करेंगे? राइबोसोम्स। ठीक है जी बेटा। तो डेंसिटी ऑफ द मीडियम के मुताबिक वो अपने आप को सारे सेट कर लेंगे। सम सेलुलर कंपोनेंट्स जैसे कि राइबोसोम्स रिक्वायर वेरी हाई स्पीड्स, बहुत हाई स्पीड्स और वेरी हाई टाइमिंग भी चाहिए होती है बेटा फॉर सेपरेशन फ्रॉम द अदर पार्ट्स। क्यों? वो बहुत कम डेंस होते हैं। एंड दिस इज अचीव्ड थ्रू अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये बकायदा एक अहम तरीन टॉपिक था जिसको हमारी किताब में एक छोटे से पैराग्राफ में कैद कर दिया हुआ है। बच्चे इस पर रट्टा लगाते हैं और बोर्ड में जाकर बेटा गलत लिखाते हैं। तो आपने रट्टा नहीं लगाना, हाँ लिखना आपने इतना ही है, लेकिन जो मैंने समझाने के लिए एड्स जो इस्तेमाल मैंने की उससे ये समझ लेंगे तो आपको याद भी आसानी से हो जाएगा। और अगर समझ के रट्टा लगा हुआ हो तो बच्चा पेपर में गलती नहीं करता। ओके बेटा। आगे इजी इजी चीजें फिर शुरू हो गई हैं। अ सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है हर सेल में, जबकि प्लांट सेल में इसके बाहर सेल वॉल भी होती है। पॉइंट नंबर 2, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो कि ऑर्गेनेल्स कंटेन करता है। पॉइंट नंबर 3, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर या क्रोमेटिन मटेरियल होता है। न्यूक्लियस या क्रोमेटिन मटेरियल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द ट्रेडिशनल सिस्टम, जो पुरखों के जमाने से जो क्लासिफिकेशन का तरीका चला आ रहा है, हमेशा 2 ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली। और प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? कि प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल है जबकि एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं है। उसके बाद आया जनाब सेल्स ऑफ द एनिमल्स। सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉम्प्लेक्स। ये बड़े पेचीदा और बड़े कॉम्प्लेक्स मतलब तरक्की याफ्ता होते हैं। एंड हैव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, और उन सेल्स के अंदर एक वाज़े न्यूक्लियस होता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो क्या है कि उनका जो क्रोमेटिन मटेरियल है, उनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो बाउंडेड है स्पेशल मेम्ब्रेन से। और जब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऐसा ऑर्गेनेल जिसके अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह हो तो उसको आप क्या बोल दोगे? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस रखने वाले सेल्स को आप ट्रू न्यूक्लियस वाले सेल्स मतलब यू कैरियोट्स कहते हैं। यू से मुराद ट्रू एंड कैरियो से मुराद न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक से मुराद ट्रू न्यूक्लियस वाले। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ द प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स, जो यूकैरियोटिक के हवाले से एवोल्यूशनरी जो पुराने सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियल सेल्स में बेटा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, उनका क्रोमोसोम दरमियान में साइटोप्लाज्म के अंदर ही सबमर्ज्ड हुआ होता है। तो ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस ना हो और क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के दरमियान में कहीं सबमर्ज्ड हुआ हो, उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियो मीन्स न्यूक्लियस।
नेक्स्ट है जी, इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में द न्यूक्लियर मटेरियल इज डायरेक्टली सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डायरेक्टली सबमर्ज्ड होता है साइटोप्लाज्म में, अभी भी मैंने आपको बताया। एंड दैट न्यूक्लियर मटेरियल जो है, दैट न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेम्ब्रेन्स। डन बच्चों। The eukaryotic cells are very greatly in size, वेरी से मुराद उनके आपस में साइजेस के बड़े डिफरेंस होते हैं। लार्जेस्ट जो यूकैरियोटिक सेल है बेटा वो ऑस्ट्रिच एग जितना भी बड़ा हो सकता है। तो जी हाँ, ऑस्ट्रिच का एग इज अ सेल। और अगर सेल्स छोटे हों तो उनके जो साइजेस हैं वो हम माइक्रोमीटर्स में मेजर करते हैं, और वो हमें नेकेड आई से नजर भी नहीं आते, और वो इतने छोटे और माइक्रोस्कोपिक हैं कि उन्हें हम माइक्रोमीटर्स के अंदर मेजर करते हैं। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 1 into 10⁻⁻⁶ पार्ट ऑफ अ मीटर। एंड नेक्स्ट आ गया, द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने has made it possible to study the following components in the of the cell in detail। तो मेरे बच्चों, फॉलोइंग से मुराद के अब हम हमारी सीरीज स्टार्ट होगी, हम सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बदौलत है कि आज हम इन ऑर्गेनेल्स को निकाल भी चुके हैं, इनकी फोटोग्राफ्स भी ले चुके हुए हैं और इनकी मुकम्मल स्टडी कर चुके हैं। लो मेरे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको मेरी समझ में आती है मेरा बेटा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस क्वारंटाइन में बैठे ना रहें, कुछ रिवीजन कर लें। और ये बड़े अच्छे स्टाइल में मैं लेक्चर्स इस तरीके से बना रहा हूं कि आप इसकी ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके भी सुन सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना। ये अगर आप सिर्फ सुन भी लें, देखने की जरूरत भी नहीं होगी, अगर आप सिर्फ सुन भी लें तो आपको सारे का सारा लेक्चर याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, सलामत रहो।